सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पहला जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, समझने वाला है, थोड़ा समय लग सकता है। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे वेस्ट बैंक का विवाद क्या है। वेस्ट बैंक एक एरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का कारण बना रहता है। हर 6 माह पर किसी न किसी रूप में खबरों में आता रहता है। वर्तमान समय में भी यह चर्चा का कारण बना हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के संदर्भ में। देखेंगे आखिर के वेणुगोपाल क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए इन दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं काफ़ी डायनेमिक तरीके से। पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे वेस्ट बैंक का विवाद। वेस्ट बैंक का जो विवाद है ये जुड़ा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के मुद्दे से, तो इसको थोड़ा सा समझिए। उससे पहले आप थोड़ा सा एक मैप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा पैलेस्टीन, जिसको हम हिंदी में फिलिस्तीन के नाम से भी जानते हैं। और पहला मैप देखिए, उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे आप प्रेजेंट कंडीशन में आ रहे हैं तो जो ग्रीन वाला एरिया है इस संकुचित होता चला गया है, अर्थात जो फिलिस्तीन क्षेत्र है उस पर इजराइल का दावा बढ़ता चला गया है, कब्जा बढ़ता चला गया है। और जो प्रेजेंट कंडीशन आप देखेंगे, इस प्रेजेंट कंडीशन में व्हाइट कलर का पूरा एरिया इजराइल के नियंत्रण में है, और जो छोटे छोटे से पॉइंट बने हुए हैं और साथ ही साथ एक स्ट्रिप बनी हुई है, पट्टी बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसको हम आप फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। इजराइल जहां पर एक देश है, वहीं फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। एक और मैप देखिए आप, ये पूरा जो मैप है आपकी स्क्रीन पर, ये इजराइल का दिखाई दे रहा होगा। इजराइल के अगर थोड़ा सा आप जो है कि नॉर्थ और ईस्ट में देखिए, आपको एक देश लिखा दिखाई दे रहा है सीरिया। वहीं पर एक जो है कि आप एक देश देखिए, आपको पश्चिम में एक देश लिखा दिखाई दे रहा होगा जॉर्डन। और देखिए जो आपको डार्क कलर का, येलो कलर का इमेज दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा है इजराइल। और इसी इजराइल के मैप में बीच में 2 और स्थान लिखे हैं। एक नाम लिखा है गाजा, दूसरा लिखा है वेस्ट बैंक। तो जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जो गाजा का एरिया है, अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को देखें तो इजराइल के कलर से हल्का सा फेड है। तो दरअसल ये वह एरिया है जहां पर फिलिस्तीन समुदाय के लोग रहते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह जो वेस्ट बैंक का एरिया है इस समय यही चर्चा का कारण बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो वेस्ट बैंक का एरिया, मैं इसको और बड़ा कर रहा हूं। इस वेस्ट बैंक के पास में देखिए एक शहर है, आपको दिखाई दे रहा है जेरूसलम। अब देखिए थोड़ा सा और दिखाई दे, तो ये जो जेरूसलम आपको एक शहर लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर नियंत्रण के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस संघर्ष में जो नवीन घटनाक्रम है वो जुड़ा हुआ है वेस्ट बैंक से। आइए मैं इसके आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा परिचित करवाता हूं, जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो सके। जेरूसलम जो मैंने आपको दिखाया, ये यहूदी, ईसाई, इस्लाम के आस्था का संयुक्त केंद्र है, अर्थात तीनों लोगों के धर्मों के लोगों के लिए यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों धर्मों के जो जनक माने जाते हैं वह पैगंबर इब्राहिम माने जाते हैं, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि इस पर उनका नियंत्रण है। यरूशलेम में 158 गिरजाघर हैं तथा 73 यहाँ पर मस्जिदें हैं, अर्थात दोनों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इनका चूंकि धार्मिक महत्व है, इसके कारण इस पर क्या होता है, कई बार जो है कि इस पर दावे किए जाते हैं, संघर्ष बनता है। यहाँ पर जो संघर्ष का जो प्रारंभ होता है उसका एक केंद्र बिंदु जो दिखाई देता है, उसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए। यह जो फिलिस्तीन का क्षेत्र मैंने आपको दिखाया, यह क्या था कि यह ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका भाग था। ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटिश सत्ता के मध्य जो है कि क्या है, जब संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष में इस पूरे क्षेत्र पर क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने इसी दौरान यहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार का इस पर कब्जा था, तब इस पर लगभग 65,000 यहूदियों को यूरोप से लाकर यहाँ पर बसाया।
अंततः 1914 के आसपास अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध का जब समय काल चल रहा है, यहाँ पर 5 लाख आबादी यहूदियों की रहने लगी और धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, अधिकार बढ़ता चला गया किसका, यहूदी समुदाय का। और ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अभी भी नियंत्रण किसका है, जब मैं समय काल बता रहा हूँ प्रथम विश्व युद्ध का से लेकर 1922 तक का, तो यहाँ पर किसका है, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इसलिए है क्योंकि यह जो ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, इस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण ले लिया था। अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर यहूदी समुदाय को अब लाना प्रारंभ किया और यह यहूदी समुदाय अपने लिए एक देश की मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये विवाद बढ़ने लगा। 1917 में यहाँ पर एक नया घटनाक्रम होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आज का विवाद नहीं है, ये 100 साल लगभग पुराना है। 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड बाल्फोर ने यहूदियों को देश देने की औपचारिक मान्यता दे दी। अर्थात उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, यहूदी समुदाय के लिए एक देश की मांग करें। उसके बाद क्या होता है, हिटलर का उदय होता है और यूरोप खासकर जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार होने लगते हैं। और जिससे क्या होता है, 1922 से लेकर 1939 तक के बीच क्या होता है, यहाँ पर 3 लाख यहूदी फिलिस्तीन पहुंचते हैं। अर्थात पहले से जो फिलिस्तीन वाले एरिया में यहूदियों लोगों को ब्रिटेन ने बसाया था, और जब जर्मनी में इनका कत्लेआम होने लगा, नरसंहार होने लगा, तब वहां से ये जान बचाकर कुछ यहूदी समुदाय के लोग कहाँ, फिलिस्तीन पहुंचे। अब यहाँ पर यहूदियों के पहुंचने का विरोध, चूंकि यहाँ पर स्थानीय जो अरब समुदाय के लोग थे, जो फिलिस्तीनी समुदाय के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन चूंकि 1940 का जो दशक है, आपको पता है इस समय तक ब्रिटेन का क्या है, दबदबा है, और उसने इस विरोध को क्या किया, दबा दिया। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी और 30 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने इस विवादित क्षेत्र को यहूदियों तथा अरबों में बांटने की घोषणा की। अर्थात जो फिलिस्तीनी एरिया था उसमें यह कहा गया कि इसमें 2 भाग किए जाएंगे, कुछ भाग पर यहूदियों का नियंत्रण रहेगा और बाकी पर फिलिस्तीन का रहेगा। और इससे क्या हुआ, जब यह घोषणा हुई तो अब यहाँ से ब्रिटेन का अधिकार क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। और इस तरह से 15 मई 1948 को इजराइल नामक एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, इजराइल का निर्माण हो गया, फिलिस्तीन का नहीं हुआ। अब इस इजराइल के निर्माण का अरबों ने क्या किया, अरब समुदाय के लोगों ने विरोध किया, किंतु इजराइल ने पश्चिमी देशों की सहायता से इस जो झड़प है, यह जो संघर्ष, इसको दबा दिया और इसके के साथ ही फिलिस्तीन के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। धीरे धीरे इजराइल का जो है कि दबदबा इस क्षेत्र में बढ़ता चला गया और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया, फिलिस्तीन का एरिया सिकुड़ता चला गया। और फिलिस्तीन समुदाय के लिए 2 जगह बचे, एक का नाम था गाजा पट्टी जो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल मेडिटेरियन सी के किनारे, और दूसरा था वेस्ट बैंक जिसको हम पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। फिर से मैं दिखाऊंगा, मैं आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 1968 में क्या हुआ, अरब इजराइल के मध्य युद्ध हुआ और इजराइल ने अरब को हराकर गाजा पट्टी समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इसी में से एक एरिया था वेस्ट बैंक अर्थात पश्चिमी तट का। मैं 1967 फिर से आऊँगा, लेकिन अभी तक थोड़ा सा हमें वर्तमान समय तक आना होगा कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा। फिर से मैं 1967 पर आपको लाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि अरब ने जब क्या किया, अरब और इजराइल का युद्ध हुआ तो इजराइल ने जो आपका वेस्ट बैंक था उस पर कब्जा कर लिया था। समय आगे बढ़ा, 2 वर्ष बाद 1969 में यासिर अराफात फिलिस्तीन के शासक बने और फिलिस्तीन की लड़ाई को इन्होंने क्या किया, तेज किया। अर्थात इन्होंने कहा कि जो इजराइल अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1973 में सीरिया तथा मिस्र ने इजराइल के सेनाई तथा गोलान क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अर्थात इजराइल फिर से क्या हुआ, विजयी हुआ। 1978 में मिस्र तथा इजराइल के बीच कैंप डेविड की संधि हुई, पर इस पर शांति जो स्थापित करने का प्रयास किया गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, वह जो है कि नहीं हो पाया। तो साथ ही साथ जो इजराइल और मिस्र के बीच जो विवाद था उसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। मुख्य रूप से जो यह मिस्र और इजराइल के बीच जो विवाद बढ़ा था इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कैंप डेविड संधि सिर्फ मिस्र और इजराइल से नहीं जुड़ी हुई है, इसमें एक भाग क्या है वो फिलिस्तीन समुदाय का एरिया है।
1982 में इजराइल ने क्या किया, लेबनान पर आक्रमण कर सैकड़ों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदी बस्तियों का विस्तार जारी किया। ध्यान दीजिएगा, ये सब फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदियों का विस्तार जारी किया। 1987 में जो है कि गाजा पट्टी तथा पश्चिमी तट में फिलिस्तीन ने फिर से आज़ादी की लड़ाई क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। 1993 में यासिर अराफात जो फिलिस्तीन के शासक ने इजराइल से ओस्लो की संधि की, जिसके तहत जो है कि फिलिस्तीन तथा इजराइल ने एक दूसरे को मान्यता दी तथा पश्चिमी तट जिसको हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं तथा गाजा में फिलिस्तीन को सीमित शासन का अधिकार मिला। अर्थात इनको देश के रूप में आज़ादी नहीं मिली, उनको देश के रूप में पहचान नहीं मिली, बल्कि यह कहा गया कि जो आप गाजा पट्टी वाला क्षेत्र और वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, कुछ हम आपको ऑटोनॉमी देते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा, ये साफ साफ कह दिया गया, इजराइल का। सन 2000 में इजराइल ने पश्चिमी तट के एक हिस्से पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। समय आगे बढ़ा, 2008 आया, इजराइल ने गाजा पर हमला करके सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। 2011 में फिलिस्तीन ने यूनाइटेड नेशन से एक देश के रूप में स्वयं को मान्यता प्रदान करने की मांग की। ध्यान दीजिएगा कि यह वही देश है, वही क्षेत्र है जिसके क्षेत्र पर अधिकार करके इजराइल एक देश बना। अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें भी देश का क्या करो, मान्यता दो। वर्ष 2018 में फिलिस्तीन यूनेस्को का सदस्य बना, पर आज़ाद देश का सपना अभी भी अधूरा रहा। मई 2018 में यूएसए ने यरूशलेम, जो मैंने आपको दिखाया, इजराइल यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना तथा अपने दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यूनाइटेड नेशन में भारत ने इसका विरोध किया, कहा कि यह जो आप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान रहे हैं, इस पर एक दावा फिलिस्तीन का भी है, आप उसको कैसे नकार सकते हैं। इसके बाद प्रागवे, ब्राजील समेत कई देशों ने अपने दूतावास यरूशलेम में स्थानांतरित कर लिए, अर्थात अमेरिका की नीतियों का अनुसरण किया। यरूशलेम में अब जो है कि देशों के दूतावास बनने का मतलब है कि हाँ, मान लिया गया है कि वह पूरा एरिया क्या है, इजराइल का। अब फिर से मैंने कहा था कि मैं आपको 1967 में लाऊंगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1967 में अरब इजराइल युद्ध में वेस्ट बैंक वाले भाग पर क्षेत्र पर किसने, इजराइल ने कब्जा कर लिया। अभी देखिए वेस्ट, जो आपको मैं इसका पूरा मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, चीज़ों को फिर से एक बार समझ लीजिए, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगे। एक बार देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं मैप ला देता हूँ। अब देखिए यह जो पूरा वेस्ट बैंक का एरिया है, आप इसमें देख लीजिए, जेरूसलम भी आपको लिखा मिल जाएगा, तेल अवीव की लोकेशन देख लीजिएगा जहाँ से जो हमारे दूतावास थे उनको स्थानांतरित किया गया। बाकी जो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र है इसको देख लीजिए। यहीं पर डेड सी का जो एरिया है उसको आप देख लीजिए, डेड सी का एरिया आप देख पा रहे होंगे, वेस्ट बैंक से लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको यह जॉर्डन दिखाई दे रहा है। और देखिए एक चीज़ और समझिए, देखिए यहाँ पर वेस्ट बैंक से ऊपर जॉर्डन रिवर लिखा दिखाई दे रहा है। तो जॉर्डन रिवर जो प्रवाहित होती है वह देखिए, उसको थोड़ा समझिए। जॉर्डन रिवर के पश्चिम में जो ये एरिया है इसी को हम बोलते हैं वेस्ट बैंक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बैंक कौन सा एरिया है, जो जॉर्डन रिवर के पश्चिम में स्थित है। और इस पर मूलतः अधिकार जो है कि किसका होना चाहिए, फिलिस्तीन समुदाय के लोगों का। लेकिन अभी मैंने जैसा कि बताया 1967 में ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है इस पर भी किसने अधिकार कर लिया, इजराइल ने अधिकार कर लिया। अब आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, मैं आपको फिर से उसी पर लाता हूं कि 1967 का जो मैंने कहा कि दोबारा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 1967 में अरब इजराइल युद्ध में वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र पर इजराइल ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग 6555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और जब 1967 में इस पर इजराइल ने कब्जा किया उससे पहले यह जॉर्डन के अधिकार में था। अर्थात एक दावा आपको जॉर्डन का भी यहाँ पर दिखेगा। इस समय से अर्थात जब 1967 से यहाँ पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो इजराइल का है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ पर कुछ स्वायत्तता दी गई है, अर्थात उनसे कहा गया है कि नियंत्रण किसका रहेगा, इजराइल का, लेकिन आप यहाँ पर रह रहे हो तो आपको कुछ स्वायत्तता मिली हुई है। यहाँ पर इजराइल जो है कि बलपूर्वक अपना नियंत्रण बनाए हुए है। और यहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ नियंत्रण बनाया है बल्कि अपने लोगों को अपने
अधिकार वाले भागों से यहाँ पर भी सेटल किया है, अर्थात इजराइल के लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया है। और इसको जो यहाँ पर इन लोगों को बसाया गया है इसको बोला जाता है सेटलमेंट एरिया। सेटलमेंट एरिया से तात्पर्य यह जो फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, जो आपका पश्चिमी तट जो मैंने लोकेशन दिखाया, उसमें उन लोगों को बसाया जाना है जो इजराइल के हैं। अर्थात इजराइल के यहूदी समुदायों को जब वेस्ट बैंक में बसाया गया तो उस एरिया को बोला जाता है सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट एरिया को चारों तरफ से घेरा जाता है जिससे फिलिस्तीनी समुदाय के लोग उन पर हमला ना कर दें। यहाँ पर सेटलमेंट की संख्या एक दो नहीं है बल्कि लगभग 150 इजरायली सेटलमेंट है। इस क्षेत्र में लगभग 150 जो सेटलमेंट है इसमें लगभग 4 लाख यहूदी रहते हैं, तो पूरे वेस्ट बैंक वाले एरिया में लगभग 24 लाख से अधिक फिलिस्तीनी समुदाय के लोग रहते हैं। स्वाभाविक है दोनों एक ही एरिया में रहते हैं और फिलिस्तीन के ही अधिकार लोगों का ही जो क्षेत्र है उसमें इजराइल ने अपने सेटलमेंट बनाए हैं। इसी कारण क्या होता है, कई बार विरोध होता रहता है, कई बार संघर्ष होता रहता है और इन संघर्षों में एक कारण धार्मिक कारण भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन सेटलमेंट को गैर कानूनी मानता है क्योंकि नियम तक कानूनी तौर पर इस पर फिलिस्तीन समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि ये पूरा एरिया फिलिस्तीन का। लेकिन हुआ क्या कि जब जो है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण प्रारंभ किया उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, और उस समय जब विरोध नहीं किया तो आज फिलिस्तीन समुदाय के पास रहने के लिए भी क्या है, जगह नहीं है। तो इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या मानता है, अमेरिका को अगर छोड़ दें तो, हालांकि अमेरिका का भी पक्ष में बताऊंगा, तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन जो सेटलमेंट्स है अर्थात जो इजरायली बस्तियां फिलिस्तीनी जो वेस्ट बैंक एरिया में स्थापित की गई हैं उनको गलत मानता है। रोम विधान जिसके आधार पर वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई, उसके आधार पर इस प्रकार के जो स्थानांतरण है या जो इस प्रकार के सेटलमेंट हैं यह गलत माने जाते हैं। अर्थात आपने क्या किया, फोर्सफुली किसी क्षेत्र पर अधिकार किया, उस पर आप नियंत्रण बनाए हुए हैं और फिर वहां पे आप अपने लोगों को बसा रहे हैं, यह क्या है, एक आपराधिक कृत्य है। इजराइल ने क्या किया है, एनेक्सेशन के माध्यम से इससे अब जो है कि वह चाहता है कि इस पूरे भाग पर वह अपना नियंत्रण बन जाए। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा करना। अब देखिए है क्या, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें उसका उद्देश्य यही है कि अपने लोगों को बसाया जाए और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र पर जहां फिलिस्तीनी समुदाय के लोग भी अभी रहते हैं उनको बाहर करके हमारा क्या हो, कब्जा हो। जैसा कि मैंने बताया कि जॉर्डन नदी जब प्रवाहित होती है उसके पश्चिमी किनारे पर यह जो है कि आपका वेस्ट बैंक वाला एरिया है, यह जो एरिया है इस पर नियंत्रण फिलिस्तीनी समुदाय का रहे, यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पूरे उस क्षेत्र का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है और साथ ही साथ जॉर्डन नदी की वजह से यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। अर्थात जो जिसका भी इस पर नियंत्रण रहेगा वह कृषि कार्य कर सकेगा, अपनी आजीविका के स्रोत वह तलाश कर सकेगा। हाल ही में इजराइल ने घोषित किया है कि वह वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार बढ़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात उसने कहा है कि जो अभी वेस्ट बैंक का एरिया है जिस पर हमारा 1967 से नियंत्रण तो है, लेकिन इजराइल के डॉक्यूमेंट्स में या इजराइल के देश के मैप में उसको इजराइल में नहीं दिखाया जाता, तो अब इसने कहा है कि वह अपना नियंत्रण बढ़ाएगा। अर्थात जो वेस्ट बैंक की आइडेंटिटी अभी फिलिस्तीन समुदाय के लोगों के नाम से जुड़ती है उसको समाप्त करके ये पूर्णतः सोवरेन स्टेट बनाया जाएगा। किसका? इजराइल का, यह इन्होंने कहा। अर्थात फिलिस्तीन समुदाय जो यहाँ पर रह रहा है उसका अधिकार क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अधिकांश देश इसको कह रहे हैं एनेक्सेशन अर्थात कब्जा कह रहे हैं, और वहीं इजराइल कह रहा है नहीं, हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ही एरिया है, बस उसको क्या कर रहे हैं, अब हम कानूनी दायरा उस पर बढ़ा रहे हैं। उसको हम ये कह रहे हैं कि पहले से हमारा क्षेत्र है, अब उसको जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे सब कुछ होगा, उसमें हम कहेंगे कि यह इजराइल का है, वो फिलिस्तीन समुदाय का नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या मान्यता है कि चूंकि फिलिस्तीन के ही अधिकार क्षेत्र वाले सभी भागों पर इजराइल ने कब्जा किया है, तो कम से कम इतना तो फिलिस्तीन समुदाय के पास रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब इजराइल क्या करना चाहता है, इस पर अपना कब्जा करना चाहता है, तो साथ ही साथ फिलिस्तीनी समुदाय के जो लोग हैं वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यह जो कब्जा था यह 1 जुलाई से प्रभावित होने वाला था, लेकिन किसी कारण से टल गया। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो इजराइल में अभी सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, बहुत ज़्यादा उसको मेजोरिटी प्राप्त नहीं है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है इजराइल पर कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के क्या है अगेंस्ट है। अमेरिका को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इस पर इसकी आलोचना की है। तो साथ ही साथ अगर ऐसा किया जाता है तो समीक्षक कह रहे हैं कि जो 1949 में जिनेवा समझौता हुआ था उसका भी ये उल्लंघन है। उसमें यह कहा गया था कि यदि किसी देश की सेना द्वारा दूसरे देश के किसी भाग पर कब्जा कर लिया जाता है तो वहां पर अपने लोगों को नहीं बसाया जाएगा, जबकि 1967 के बाद इस वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा करके यही किया है। वहीं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, जो कि वहाँ सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है अगर ऐसा किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा रूस के साथ साथ उन्होंने सभी देश जो इस विवाद में मध्यस्थता करते आए हैं उनको इसमें शामिल होना चाहिए और इस चीज को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इसकी निंदा की है, कहा है कि इस तरह तो अगर एक बार नियंत्रण इजराइल का इस पर आ गया तो जो वहाँ पे फिलिस्तीन समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों का क्या होगा, किस प्रकार के हनन होंगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा जो फिलिस्तीन समुदाय का अधिकारों की कटौती की बात है वो लंबे समय से इस पर मानवाधिकार आयोग से लेकर अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं ये बात उठाती आई हैं। अब देखिए आखिर इजराइल इतना कर कैसे पाता है, इसके पीछे एक कारण अमेरिका है। 1978 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जिमी कार्टर। उन्होंने वेस्ट बैंक में बनी इजराइल बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध बताया था। ध्यान दीजिए कब की बात है, 1978 में। लेकिन क्या होता, समय बदलता है। 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और उन्होंने इन बस्तियों को वैध माना तथा इजराइल का साथ दिया। और उसके बाद से कई ऐसे राष्ट्रपति आए जब उन्होंने क्या किया, खुलकर इजराइल का साथ दिया, अर्थात यहूदी अधिकारों की तो बात की लेकिन फिलिस्तीन अधिकारों की बात नहीं की। ओबामा जब इस राष्ट्रपति बने तो वह इजराइल की इन हरकतों से ताल्लुक नहीं रखते थे और जो पहले के जो राष्ट्रपति थे जो इजराइल को हर प्रकार से यूनाइटेड नेशन में प्रोटेक्ट करते आए थे, ओबामा ने इस नीति को भी त्याग दिया। लेकिन क्या होता है, अब सत्ता पे हैं डोनाल्ड ट्रंप और यह इजराइल के समर्थक माने जाते हैं। चूंकि आपको पता है वर्ष 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जिनका नाम है जो बिडेन। तो जो बिडेन है वह यह मानते हैं कि इस प्रकार की जो इजराइल की गतिविधियां वेस्ट बैंक में हो रही हैं घातक है, हम इनका समर्थन नहीं करते। और आपको एक चीज और पता है कि 2020 में जो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हो जाए। ऐसे में इजराइल यह चाहता है कि जब तक उनका सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका और उसकी सत्ता पर काबिज है डोनाल्ड ट्रंप, तब तक क्या किया जाए, इस कार्य को कर लिया जाए, अर्थात वेस्ट बैंक का अधिग्रहण कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से चाहे यूरोप के देश हों, अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, इवन खुद यूनाइटेड नेशन के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाए। तो पूरा मुद्दा यही था कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसमें फिलिस्तीन समुदाय के अधिकारों को जो कटौती की बात की जाती रही। अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है पहली बार नहीं है। जनवरी 2020 में भी क्या हुआ था, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व शांति प्रस्ताव अर्थात मिडिल ईस्ट पीस प्लान प्रस्तुत किया और इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा शांति प्रस्ताव बताया। इसमें इन्होंने क्या कहा था, अभी जनवरी 2020 की बात है, इन्होंने कहा था कि पश्चिमी तट अर्थात वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है इजराइल को मिलेगा और दक्षिण पूर्व का क्षेत्र जो गाजा स्ट्रिप वाला क्षेत्र है वो फिलिस्तीन को मिलेगा। यरूशलेम शहर की जो स्थायी अविभाजित राजधानी होगी, अर्थात जो यरूशलेम है वो उसको राजधानी माना जाएगा इजराइल की, लेकिन पूर्वी यरूशलेम का एक छोटा सा एरिया फिलिस्तीन उस पर अपनी राजधानी स्थापित करेगा। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि इजराइल या फिलिस्तीन परिवार जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो इजराइल के लोग जो फिलिस्तीन में अपने सेटलमेंट बनाकर रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है, उनको बाहर नहीं हटाया जाएगा। उस पर जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर नियंत्रण किसी न किसी तरह से इजराइल का रहेगा। इस प्लान के अनुसार फिलिस्तीन को पश्चिमी तट पर अर्थात वेस्ट बैंक का 30% एरिया छोड़ना पड़ता और यरूशलेम
उनके दावे को भी, अर्थात जो कहता है फिलिस्तीन की यरूशलेम हमारी राजधानी है, उस दावे को भी छोड़ना पड़ता। और साथ ही साथ जो आपका फिलिस्तीन का एक संगठन है हमास, उसकी संस्थाओं पर रोक लगानी होगी कि वह क्या करे, इजराइल पर हमला ना करे। जाहिर सी बात है कि फिलिस्तीन इन बिंदुओं पर राजी नहीं होता और राजी नहीं भी हुआ, इसीलिए मिडिल ईस्ट पीस प्लान जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद अब जो है कि इजराइल की सरकार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से अब क्या किया जाए, वेस्ट बैंक पर अपना नियंत्रण बढ़ाया जाए, और उसी के लिए क्या कर रहे हैं, वो कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के कारण पूरा टॉपिक अभी चर्चा में बना हुआ। आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आप इस चीज को समझने के लिए जो मैंने मैप दिखाया, उस मैप पर वीडियो को रोकिए, ध्यान से देखिए, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं के वेणुगोपाल। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और भारत में इस व्यवस्था के तहत कार्यपालिका और विधायिका की जो जिम्मेदारी होती है वह चुनी गई सरकार के पास होती है। अर्थात जो भी दल सत्ता में आता है वह क्या करता है, शासन करता है। लेकिन जब वो शासन करेगा तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो राजनीतिज्ञ आते हैं, जो पॉलिटिशियन आते हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं? नहीं। तो उनके पास कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र की विशेषज्ञता नहीं होती, चूंकि और विशेषज्ञता नहीं होती, और इसी में एक काम इनको है, विधायिका है, एक भाग है इनका, और उसमें क्या काम है कि विधि का निर्माण करना है। चूंकि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी उस पर क्या कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं, गलत नीतियों पर जो है कि आंदोलन हो सकते हैं। इन सभी कारणों से सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो कि क्या करे, सरकार को इन जटिलताओं से बचा सके, और जब जब उसकी जरूरत हो विधि संबंधी निर्माण में, वह सरकार को सलाह दे सके, सरकार के हर जो भी कार्य हैं उसको लीगल कर सके। अर्थात कोई विवाद उभरता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पे भी अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई विवाद आता है, कुछ भी होता है, तो वहां पर सरकार का पक्ष रख सके। ऐसी ही आवश्यकताओं को समझते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में एक पद बनाया गया है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल। तो यह जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यह संविधान के 76 आर्टिकल 76 के अनुसार चुने जाते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह जो अटॉर्नी जनरल का पोस्ट है, यह भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी माने जाते हैं, और साथ ही साथ सरकार के कानूनी सलाहकार भी होते हैं। यह सरकार को सलाह देते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब थोड़ा सा इनके कार्य और शक्तियों और सीमाओं को भी समझ लीजिए। इनकी जो क्या है, ये विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा इनको सौंपे जाए। साथ ही साथ ऐसी विधिक कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राष्ट्रपति इनसे कहें। इसी के साथ संविधान या उसकी विधि से संबंधित जो भी कृत्य कार्य इनको सौंपे जाएंगे वो क्या करेंगे, इसको करेंगे। इन्हें जो संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के प्रयोग किए इनको शामिल होने का क्या अधिकार, अर्थात ये मताधिकार नहीं कर सकते लेकिन संयुक्त बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो संसद सदस्यों की तरह क्या करते हैं, वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, और इनके पास विशेषाधिकार भी होता है संसद सदस्यों की तरह। चूंकि भारत सरकार का यह अधिकारी है, इसलिए इनके पास इनको यह अनुमति नहीं होती कि वह जो है कि किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद धारण करें, अर्थात उसमें जिसमें पैसा मिलने की संभावना, ऐसे पोस्ट को यह धारण करें। साथ ही साथ ये भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं दे सकते, और यह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक पद पर, जैसा कि मैंने बताया, उस पर धारण नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ इस पद के लिए क्या है, किसी जो व्यक्ति निर्वाचित होता है उसके लिए भी कुछ मापदंड है। इस पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हता रखता हो। अर्थात अगर वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हित है, पात्र है, तभी क्या हो सकता है, इस पद पर बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, तथा उसने किसी उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्षों तक क्या किया हो, वकालत किया हो। ध्यान दिए, भारत का नागरिक हो, उन्हें जो है कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक का जो है कि न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया हो, या उनके पास 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या है, वकालत करने का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के
जो है कि मान्यता के अनुसार वो विधि का जानकार हो, तभी इस किसी व्यक्ति के इस पर नियुक्ति हो पाएगी। राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इनको पद से हटाया जा सकता है, अर्थात इनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा, ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ इनकी जो है कि ये भी अगर जब भी चाहें तो अपना जो है कि इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। समानतः हर सरकार अपने पद के जब भी सरकार बनती है तो अपने हिसाब के व्यक्ति को इस पद के लिए चुनती है, और सरकार का कार्यकाल समाप्त होते या सरकार जब भी गिरती है तो अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट होता है वो भी क्या करते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। वर्तमान समय में चर्चा इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दरअसल बढ़ाया इसलिए गया है क्योंकि इनका जो 3 वर्षीय कार्यकाल था वह जून 2020 में क्या हो रहा था, पूरा हो रहा था, और इसी के कारण ये पद खाली होता, और खाली होता उससे पहले 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। जैसे कि इनकी नियुक्ति 30 जून को हुई थी और यह जो है कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे, और इन्होंने पद जो ग्रहण किया था यह किसके बाद किया था, मुकुल रोहतगी के बाद इन्होंने किया था। के वेणुगोपाल का नाम देश के सबसे सीनियर वकील और संविधान विशेषज्ञ में शामिल किया जाता है, और इनके पास इनके पास एक अधिवक्ता के रूप में अर्थात एडवोकेट के रूप में कार्य करने का 50 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। इनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है। आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितनी ज़्यादा कानून की जानकारी होगी। स्टूडेंट, इसके बाद में एक जो है कि PDF मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैं लिस्ट दे रहा हूँ जो अभी तक के लिए जितने भी हमारे अटॉर्नी जनरल हुए हैं उनका कालक्रम आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने कितने समय तक जो है कि इस पद पर कार्य किया है। इससे कई बार फैक्ट वाले प्रश्न जो बनते हैं फॉल्टी के वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसको प्लीज़ आप इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाए, लेकिन फिर भी इसका PDF आपको मिलेगा, उसमें आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि पहले जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उसके बाद से लेकर अभी तक 15वें जो हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, इनके बीच में सबसे बड़ा कार्यकाल, छोटा कार्यकाल क्यों चर्चा में बने रहे, ये सभी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।